हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा हीटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा और हमारी हीटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लगातार उन्हें देख रहे होंगे। आज हम अपना पॉलिटी का अगला जो लेक्चर लेके आए हैं उसे देखिए। लास्ट हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको देखते हैं। लास्ट हमने क्या देखा था, संसद हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? संसद चल रहा है। संसद ये टॉपिक हमारा आरंभ है और लास्ट हमने इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो देखा था वो देखा था संयुक्त बैठक। ठीक है, क्या देखा था? संयुक्त बैठक। किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक कब होती है? ठीक है, ये इसको देख चुके थे। जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर चला जाता है, राज्यसभा उस पर कोई अपना उत्तर नहीं देती है या उसको पारित नहीं करती है, तब उस कंडीशन में लोकसभा वाले हंगामा करते हैं और इसे हंगामा को लेकर क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का, दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ जो बैठक होती है, एक साथ जो सत्र बुलाया जाता है, बैठक बुलाई जाती है, उसी को कहते हैं संयुक्त बैठक। उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक। ये किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा और इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता वो कौन करते हैं? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ओके, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। अभी आज हम बात करेंगे विधेयकों के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे की चर्चाएं रहेंगी तो उनको देखेंगे। तो देखो, आज हम आपको फिर एक बात बता दें कि आप लोग जो मैं जितना लिख रहा हूँ उतना आप बहुत अच्छे से तैयार करें और नोट्स बनाएं अपना। ठीक, तो देखो अनुच्छेद 118 में एक तो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। ठीक, दूसरा ये भी है कि जो संसद प्रक्रिया है, संसद प्रक्रिया, संसद प्रक्रिया, ठीक है, संसद प्रक्रिया है वो भी हमारी किसमें है? संसद प्रक्रिया शब्द है वो भी हमारा आर्टिकल 118 में ही वर्णित है। आज अगर हम देखें तो विधेयकों की बात करेंगे। ठीक है, विधेयक, विधेयक मतलब बिल। बिल, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, विधेयक हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से इन्हें विभाजित किया जाता है। एक रहता है आपका रखनी विशेष के आधार पर, मतलब जो रखनी विशेष के आधार पर, थोड़ा बड़ा लिखें क्यों बच्चे कहते हैं सर बड़ा लिखा करो। रखनी आधार पर और दूसरा होता है तथ्य विशेष के आधार पर, तथ्य विशेष के आधार पर, के आधार पर, तथ्य विशेष के आधार पर। ठीक है, ये हमारे विधेयकों के बारे में हम बात करेंगे। विधेयकों के बारे में बात करने से पहले हमें ये पढ़ना था प्रक्रिया। प्रक्रिया पहले उसको पढ़ते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सॉरी, हमें
सीधा यहीं से लेके चलेंगे, बाद में इसको। संसद की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे संसद जब शुरू होता है, जैसे आप कहीं क्लास जा रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपकी वो क्लास ले रहे हैं, अगर ये क्लास कर रहे हैं तो आपका एक क्लास का, स्कूल का हर एक टाइम होता है या जॉब का एक टाइम होता है। उसी तरह से हमारे संसद में जो कार्यक्रम हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका भी अपना एक टाइम होता है। तो उन्हीं टाइमों में हम 3 प्रकार के टाइमों को पढ़ेंगे। जो प्रथम टाइम होता है, प्रथम वो होता है हमारा संसद चलन का, ठीक है, संसद की कार्रवाइयों का प्रथम वो होता है जिसे कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्न काल, ठीक है। प्रश्नकाल ये वो समय है जो 11 से 12 और 11 से 12 बजे से ही हमारी संसद का कार्य शुरू होता है। तो इसका संसद के सदनों का जो आरंभिक घंटा है, संसद का आरंभिक पहला घंटा है 11 से 12 बजे तक का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल, ठीक है। अब प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल में हमारे जो सांसद लोग हैं, उन सांसदों द्वारा मतलब अपने मंत्रियों से क्या किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, उनकी जनता के कोई समस्या है, जनता ने किए सांसदों से। अब सांसद क्या करेंगे, जब सत्र बुलाया जाएगा हमारे लोकसभा या मतलब पूरे संसद का जब सत्र बुलाया जाएगा, उस समय वो सांसद अपने मंत्रियों से उन जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मंत्रियों के सामने रखते हैं, उसे ही कहते हैं प्रश्नकाल। तो देखो, प्रश्नकाल के समय ये 11 से 12 बजे तक का समय होता है, और इस समय में प्रश्नकाल का समय होता है तो 3 प्रकार के क्वेश्चन सांसद लोग अपने मंत्रियों से पूछ सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल का जब समय चलता है, मतलब संसद शुरू ही होती है, तो उस समय प्रश्नकाल कहलाता है। और ये प्रश्नकाल कब से कब तक चलता है, प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 बजे तक। ये आरंभिक बोले तो संसद का आरंभिक समय भी होता है, आरंभिक घंटा भी होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों मतलब सांसदों द्वारा, वो अपने मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। पहला कौन से हैं, तारांकित प्रश्न। अब देखो ये कैसे प्रश्न होते हैं, पहला जो प्रश्न पूछने का है वो हमारा तारांकित प्रश्न रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए तारांकित का मतलब होता है ये ऐसे प्रश्न हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, आप परेशान ना होना, ठीक है। तो देखो ये तारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं, इन पर तारा तो अंकित होता है, और जिन पर तारा अंकित होगा वो प्रश्न कैसे होंगे, मौखिक। मतलब इसमें सदस्य, जो सदन का सदस्य है, वो मंत्रियों से मौखिक ही क्वेश्चन पूछेगा और मौखिक ही इसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। मौखिक ही पूछे जाते हैं और उत्तर भी कैसे मिलता है, मौखिक ही मिलता है। इनका उत्तर भी कैसे दिया जाता है, मतलब ये सांसद है, ठीक है, ये सांसद है और ये मंत्री है। तो इस सांसद ने इससे क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि हमारे एरिया में जो इतने दंगे हो रहे हैं उसके लिए कानून व्यवस्था कब तक सही हो जाएगी। तो ये मंत्री साहब इन्हें मौखिक ही आंसर देंगे, इन्होंने मौखिक ही क्वेश्चन पूछा है। अब यहां से समझा जा सकता है कि ये उत्तर हमें कौन सा देना, जिसपे तारा अंकित होता है उसे मौखिक प्रश्न मतलब मौखिक प्रश्न होते हैं। अब देखिए, अगर और हम बात करें तारांकित प्रश्न में, इनके साथ ही साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक, कौन से, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे, तारांकित प्रश्नों से संबंधित। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, अनुपूरक का प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन के बाद तुरंत क्वेश्चन कर देना। जैसे
मैंने कहा, ये सदस्य सांसद साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था कैसे कब तक सही होगी। तो मंत्री साहब ने कह दिया कि 1 या 2 दिन में ही सही हो जाएगा। अब तुरंत अगर इस सदस्य ने तुरंत ये कह दिया कि अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं हो पाई, अब 1-2 दिन में हो जाएगी, तो ऐसे प्रश्न कहलाते हैं पूरक प्रश्न। सॉरी, क्या कहलाते हैं? पूरक प्रश्न कहलाते हैं, अनुपूरक नहीं भैया। ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं? पूरक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, तारांकित हो गए, मौखिक प्रश्न हो गए, पूरक प्रश्न हो गए। अब इन तारांकित प्रश्नों को पूछा कब जाता है? इन तारांकित प्रश्नों को पूछने से पहले 10 दिन पहले सदन के अध्यक्ष को या सभापति को क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछना है किसी संसद सदस्य को अपने मंत्री से, तो 10 दिन पहले उसे सूचना दी जाएगी। ठीक है। 10 दिन पहले सूचना दी जाती है। अब तारांकित प्रश्न, ठीक है, ये तारांकित प्रश्न हो गए। इनकी 3 चीजों को याद रखना, ये मौखिक ही पूछे जाते हैं, उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक है। और ये पूरक प्रश्न, इनसे संबंधित पूरक प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। 10 दिन पहले इनकी सूचना दी जाती है, पूछने से 10 दिन पहले सूचना दोगे तब पूछ पाओगे। अगला जो लास्ट रहता है कि 1 दिन में कितने, लास्ट क्वेश्चन मतलब इतने सारे सदस्य हैं, इतने मंत्री हैं, तो 1 दिन में टोटल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 1 दिन में कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 से अधिक आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो ये जो हमारी संसद की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में जो पहला हमारा तारांकित प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न काल है, उसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा होता है, दूसरा समय होता है, वो कौन सा होता है? दूसरा समय होता है वो हमारा होता है शून्य काल। वो कौन सा होता है? शून्य काल। सॉरी हम क्या कर रहे हैं आज, सॉरी। दूसरे होते हैं इसके क्वेश्चन अतारांकित। अतारांकित मतलब ऐसे प्रश्न जिन पर तारा अंकित नहीं है, जिन पर तारा अंकित नहीं है, तो मतलब कैसे होंगे? लिखित रूप में होंगे। किस में होंगे? लिखित रूप में होंगे। ठीक है, लिखित रूप में होंगे। अगर लिखित रूप में ये है तो इनका उत्तर भी कैसे दिया जाएगा? लिखित रूप में ही दिया जाएगा। दूसरी बात, इनसे संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और लिखित ही आंसर देना होता है। पहला तारांकित हो गया, दूसरा अतारांकित हो गया। ठीक है। और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये अचानक पूछे जाते हैं। ठीक है, अचानक पूछे जाते हैं। ठीक है, अचानक पूछे जाते हैं। दूसरा, तो हम प्रश्न काल के अंतर्गत 3 जो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर पहले तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा रहेगा वो हमारा रहेगा अल्प सूचना संबंधी प्रश्न। अल्प सूचना संबंधी प्रश्न मतलब ये कैसे होंगे? ये लिखित रूप में होंगे, मौखिक रूप में होंगे। तो ये जो देखा जाए, अल्प सूचना का मतलब ये ऐसे होते हैं कि अकस्मात किसी कारणवश कोई आपदा आ गई है, तो उस समय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अचानक से एकदम से पूछना पड़ जाए। ठीक है, देखो अल्प सूचना प्रश्न पहले नंबर तो ये कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। ये मौखिक होते हैं। ठीक है, मौखिक है तो मौखिक उत्तर दिया जाएगा। और क्या होता है? 10 दिन के अंदर पूछे जाते हैं। 10 दिन के मतलब जैसे आपदा आई है आज, तो आज से 10 दिन के अंदर पूछ लो तो पूछ लो, नहीं तो फिर नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ 10 दिन पहले की बात कर रहा था, 10 दिन पहले जब तक सूचना नहीं देंगे तब तक नहीं। तो ये 10 दिन के भीतर
भीतर पूछे जाते हैं। और इनसे संबंधित जो पूरक प्रश्न अगर पूछना है तो पहले आपको जो सदन का सभापति है या अध्यक्ष है उससे अनुमति लेनी होगी। जैसे लोकसभा का सदस्य पूछ रहा है तो लोकसभा को अपने अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। राज्यसभा का सदस्य पूछ रहा है, सांसद पूछ रहा है, सदस्य मतलब सांसद, तो उसे अपने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। पूरक प्रश्न पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें पूरक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति लेनी होगी। क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। और अनुमति किससे लेनी होगी? अपने सदन के अध्यक्ष से। ठीक है, तो ये हमारा पहला था प्रश्न काल। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पहला हमारा तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। अब अगर हम बात करें तो वो रहेगा हमारा दूसरा शून्यकाल। शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? क्या वास्तव में ये हमारे संविधान में शुरुआत से रहा है? नहीं, ये शून्यकाल हमारे संविधान में शुरुआत से बिल्कुल नहीं रहा है। इसे भारतीय मीडिया द्वारा सुझाया गया ये कार्यक्रम था। शून्यकाल की चर्चा कोई थी नहीं हमारे संविधान में, लेकिन इसे हमारी जो भारत की मीडिया है 1960 के दशक में इसको दिया है। तो शून्यकाल सामान्यतः ये चर्चा होता है किसके बाद का? प्रश्नकाल के बाद का। 12 से 1 बजे का समय, 12 से 1 बजे का समय होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अविलंबनीय महत्व के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे शून्यकाल के समय में वो 11 से 12 बजे वाले में प्रश्नकाल में 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी कैसे होंगे? अचानक रूप से। अचानक रूप से, अचानक रूप से किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अचानक रूप से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। खास करके आपको बस इतना याद रखना कि ये कब से कब तक का समय है? 12 से 1 बजे तक का समय है। 12 से 1 बजे तक का समय है। अचानक रूप से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है इन समय में। ठीक, और खास करके इतना ही याद रखना है आपको, ये कब से कब तक का समय है, ये है। अब ये क्या हमारे संविधान में पहले से था? तो हमारे संविधान में शून्यकाल की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे भारत की मीडिया द्वारा आरंभ कराया गया, या भारत की मीडिया द्वारा ये कार्यक्रम दिया गया, आरंभ कराया गया। भारत की मीडिया ने दिया ये। ठीक है, भारत की मीडिया ने दिया। अब एक और आती है बात, वो क्या है? आधे घंटे की चर्चा। वो क्या है? फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद लंच का समय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लंच का समय हो जाता है। फिर एक शब्दावली और आती है संसद से संबंधित, आधे घंटे की चर्चा। ये सामान्यतः क्या होती है? देखो, ये सामान्यतः इसका टाइम रहता है 5 PM से PM का समय रहता है। मतलब जब छुट्टी हो रही होती है ना, मैं कहने का मतलब जब सदन छूट रहा होता है, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी जब छूटता है या जॉब छूटती है, उस समय जो लास्ट में कुछ चर्चाएं होती हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है? आधे घंटे की चर्चा। मान के चलो कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा विषय है जिस पर प्रश्न करना प्रश्न काल में भी नहीं हो पाया, प्रश्न काल के दौरान भी नहीं हो पाया, एक विषय पर चर्चा शून्य काल के दौरान भी नहीं हो पाई, किसी विषय पर चर्चा। लंच के टाइम में तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्रश्नकाल और शून्यकाल के समय जिस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई है, तो चलते चलते जब लास्ट में सदन छूटता है, मतलब सदन की छुट्टी होती है, उस समय ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं शून्यकाल। अब
मान लीजिए कोई विषय है, उस पर चर्चा न प्रश्नकाल में हो पाई न शून्यकाल में हो पाई, लेकिन बाद में ध्यान आया तो अरे ये विषय छूट गया, इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। तो ऐसी चर्चा अगर हम देखें तो जो आधे घंटे की चर्चा है वो लोकसभा में 3 दिन तय की गई है। लोकसभा में कितने दिन? 3 दिन। एक सोमवार को, दूसरा बुधवार को, तीसरा शुक्रवार। अगर लोकसभा के विषय से संबंधित लोकसभा में कोई प्रश्न छूटा है तो 3 दिन चर्चा होगी, ठीक है, 3 दिन चर्चा होगी। और अगर राज्यसभा से संबंधित कोई प्रश्न है, मतलब राज्यसभा में कोई प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो प्रश्न इसी समय में उस दिन पूछेगा जिस दिन उसका सभापति निश्चित कर दे। सभापति दिन निश्चित करेगा, दिन तय करेगी। उस दिन राज्यसभा का सदस्य क्या पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो एक बार पुनः समझ लो, आधे घंटे की चर्चा क्या है। आधे घंटे की चर्चा से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मान के चलो न तो एक विषय है, विषय कोई सा भी ले लो, मान के चलो कि हमारा विषय है कि संपूर्ण भारत में जो विद्युत है वो 18 घंटे दी जाएगी, संपूर्ण भारत, चाहे शहर हो चाहे गांव। इस पर चर्चा करने के लिए बिल पारित किया गया, ठीक है। तो वो मतलब बहस हो रही है, संसद में बहस हो रही है। अब उसमें एक प्रश्न यही था कि संपूर्ण भारत में, अब वो प्रश्न किसी वजह से, ये विषय किसी वजह से छूट गया, प्रश्नकाल के दौरान भी छूट गया और शून्यकाल के दौरान। लेकिन बाद में ध्यान आया कि आज जो संपूर्ण भारत में 18 घंटे लाइट की चर्चा थी वो हो ही नहीं पाई है। तो लोकसभा में मानो ये छूट गया, लोकसभा का सदस्य पूछना चाह रहा है तो वो अपने वो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके तय वो तय करेंगे। वो उन्होंने तो पहले तय कर रखा है, सोमवार को होगी, बुधवार को होगी या शुक्रवार को होगी। लोकसभा में तो ये होगी, इतने दिन हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में ये दिन निश्चित नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का अगर कोई सांसद है उसको प्रश्न पूछना भूल गया है और आधे घंटे की चर्चा हो, तो राज्यसभा का जो सभापति है वो दिन को तय करेंगे, उस दिन होगी आधे घंटे की चर्चा। ये है हमारी पूरी प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया। अब हम अगर बात करें वो करेंगे विधेयकों पर, ठीक है। किस पर बात करेंगे? विधेयकों पर। विधेयकों पर तो सबसे पहले हम देखें, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विधेयकों को 2 भागों में बांटा जाता है। अगर देखें, एक रखने के आधार पर, मतलब सरकारी और गैर सरकारी मेल वाले विधेयक होते हैं, वही रखने के आधार पर देखेंगे हम, जो रखे जाते हैं उसके तहत देखेंगे। दूसरा, इनमें तथ्य पहले से होते हैं मौजूद, तथ्यों के आधार पर, 2 प्रकार, ठीक है। अब देखो, अगर हम इनकी बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब रखने के आधार पर जो विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अब देखो, सरकारी विधेयक किसे कहेंगे और गैर सरकारी विधेयक किसे कहेंगे? सरकारी विधेयक से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर किसी संसद के किसी सांसद द्वारा विधेयक लाया जा रहा है उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक, और अगर किसी मंत्री द्वारा विधेयक लाया जाता है उसे कहते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरकारी विधेयक और दूसरा क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी मतलब ये सदस्य का मतलब सांसद द्वारा रखे जाएंगे, सांसद द्वारा रखे जाते हैं, उसी को कहते हैं। संसद सदस्य द्वारा जो विधेयक रखा जाता है उसे कहते हैं सॉरी उल्टा कर दिया। सरकारी विधेयक का मतलब है यहाँ पे, सरकारी मतलब किसी मंत्री द्वारा अगर रखा जाए विधेयक, किसी मंत्री द्वारा अगर विधेयक रखा जाता है उसे कहते हैं हम सरकारी विधेयक। और
किसी सांसद द्वारा, मतलब किसी सदस्य द्वारा, सदस्य का मतलब सांसद, सदस्य द्वारा रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। अब तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको देख लो। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक होता है। ठीक है, सामान्य विधेयक का मतलब कोई कानून बनाना है या कुछ भी करना है, वो सामान्य विधेयक ही है, बिल्कुल सिंपल है सामान्य विधेयक। एक कौन सा होता है, सामान्य विधेयक। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक ये होता है। और एक होता है, वो होता है हमारा वित्त विधेयक। वो कौन सा होता है, वित्त विधेयक। वो कौन सा होता है, वित्त विधेयक। ये होते हैं तथ्यों के आधार पर। तो सरकारी वाले को आपको बस इतना ही रखना है कि जो किसी मंत्री द्वारा रखे जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो गैर मंत्री द्वारा रखे जाएं, मतलब संसद के किसी सदस्य द्वारा रखे जाएं, उन्हें कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। अब तथ्यों के आधार पर विधेयक, सामान्य प्रकार का विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। अब हम बात करेंगे, आगे देखेंगे वो सामान्य विधेयक को। ये क्या होता है, सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक तो इसकी 2-3 पॉइंटों को याद रखना। सामान्य विधेयक है वो किसी भी, मतलब लोग दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इस दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। लाया बेशक किसी सदन में पहले जाए, लेकिन पारित कराना दोनों, भाई 3 वाचनों से गुजरता है। ये वही वाला सामान्य विधेयक है, जैसे जो कोई विधेयक 3 वाचनों से गुजरता है और गुजरने के बाद फिर दूसरे में जाता है, दूसरे के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। ये वैसे वही वाला सामान्य विधेयक है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में ले आइए आप, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदन मतलब दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है, पारित होना आवश्यक है। ठीक है, अगर लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा पारित नहीं करती है, 6 माह तक कोई निर्णय नहीं देती है, तो इन पर क्या हो सकती है, इन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब इस सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है वो कितने में, अनुच्छेद 107 में सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये है सामान्य विधेयक। अब ये तो कंडीशन है इसकी, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में, मानो किसी भी सदन का मतलब लोकसभा में पहले ले आइए, चाहे राज्यसभा में पहले ले आइए, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ये समाप्त, भाई सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, सेम है जो पहले हमने बताए थे, जो साधारण उससे गुजरता है। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। देखो इसमें क्या है, संविधान संशोधन विधेयक में अगर हम बात करें तो देखो ये भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सदन। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा। दूसरा, संविधान संशोधन में दोनों सदनों से ये भी पारित होना चाहिए, सेम है दोनों में, साधारण इसमें दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है,
इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। याद करो हमने 3 प्रकार के विधेयकों में संयुक्त बैठक की बात मना किया था। धन विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक था, महाभियोग प्रक्रिया थी। तो ये संविधान संशोधन विधेयक है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती इस पर। चौथा, इन पर राष्ट्रपति क्या है, इन पर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लौटा सकते हैं और दोबारा पुनर्विचार के बाद इसे क्या किया जा सकता है, इसे बोले तो बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, और ये कब इनको 24वां संविधान संशोधन हुआ 1970 में, तब से इसको ले लिया गया। ठीक है, तब से इनको क्या किया गया, बाध्यता कर दी, इन्हें इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो ये है हमारा सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब हम बात करेंगे अपना जो विधेयक है वो वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक। देखो, अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वास्तव में स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वित्त विधेयक का कोई ही अलग संविधान में वर्णन नहीं है, मतलब अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। ठीक है, अलग से नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रकारों के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक 2 अनुच्छेदों में रखा गया है। जो 110 वाला अनुच्छेद 110 में रखा जाएगा विधेयक, उसे हम धन विधेयक कह देंगे, और जो 117 में रखा जाएगा उसको हम सामान्य वित्त विधेयक कह देंगे। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, सामान्य वित्त विधेयक कह देंगे। देखो, विधेयक, अब यहाँ पे हम देखो वित्त विधेयक को 2 प्रकार से बांटेंगे। एक तो हो जाएगा हमारा धन विधेयक, ठीक है, ये अनुच्छेद 110 में वर्णित है। जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है उसी को कहा है मैंने, उसी वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा है। और एक है सामान्य वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 117 में, इससे 117 में जो वित्त विधेयक वर्णित है उसे हम सामान्य वित्त विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 117 में जो वर्णित है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि वित्त विधेयक का अपना स्वतंत्र कोई संविधान में अनुच्छेद में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2 फॉर्मेटों में बरत जाए। जब 110 आर्टिकल में जिस विधेयक को ले लिया जाए उसे हम धन विधेयक का रूप दे देते हैं, और 117 वाले में जो वर्णित हो जाए वो सिंपल सा एक सामान्य विधेयक होता है हमारा, उसी के रूप में कार्य करता है। देखो, अब धन विधेयक कहते किसे हैं, धन विधेयक होता क्या है, तो देखो, धन विधेयक की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो ऐसा कोई भी विधेयक जो टैक्सों के घटाव बढ़ाव या भारत पर कोई कर्जा लिया गया है, दिया गया है, उससे संबंधित होता है। ठीक है, टैक्स कम हो रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे, या भारत पर कोई ऋण है वो चुकाया जा रहा है, संचित निधि से कोई पैसा निकाला जा रहा है, तो ऐसा विधेयक इन 3-4 चीजों से संबंधित, 3-4 बातों से संबंधित विधेयक आ रहा है, उसे हम धन विधेयक कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस विधेयक में टैक्स घटाने की, टैक्स बढ़ाने की, नया टैक्स लगाने की, नया पुराना टैक्स समाप्त करने की, या भारत का पर जो ऋण है उसे ऋण को संचित निधि से चुकाया जा रहा है या संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, ऐसे विधेयकों को ही हम धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा का मतलब टैक्स को बढ़ाना, टैक्स बढ़ाने से संबंधित, या टैक्स मतलब कर कम करने से संबंधित कोई विधेयक लाया जा रहा है, वो भी हमारा क्या होगा, धन विधेयक होगा। पुराना टैक्स समाप्त किया जा रहा है, नया टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब पुराना टैक्स समाप्त
ठीक है, या नया टैक्स बढ़कर लगाना, नया टैक्स लगाना, नया कर लिख लेना भाई, कोई बात नहीं, टैक्स लगाना। अगर इससे संबंधित विधेयक आ रहा है तो वो भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक है, संचित निधि से संबंधित कोई विधेयक है, मतलब संचित निधि से संबंधित कोई पैसा इधर उधर किया जा रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। अब धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर लाया जाता है। लोकसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति ले ली गई है तो हस्ताक्षर करने के लिए वो तो पहले ही अनुमति ले ली है, बात दी है, तो लोकसभा में लाया गया है तो ये राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा क्या है, जो हमारी राज्यसभा है वो इसे 14 दिन से अधिक रोकती है तब भी ये विधेयक पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तब भी ये विधेयक मान लिया, मानो ये विधेयक लोकसभा में लाया गया, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पे लाया गया। अब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ये कहाँ गया, ये कहाँ गया है, राज्यसभा में गया। लेकिन राज्यसभा ने 14 दिन तक इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, लेकिन तब अगर इसका कोई जवाब नहीं आया राज्यसभा का, तब भी ये विधेयक कौन सा, हमारा धन विधेयक क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा, पेश मान, ठीक है, पारित मान लिया जाएगा। अब दूसरी बात, अगर हम यहीं पर बात करें, धन विधेयक मतलब कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा ये तय कौन करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही तय करते हैं कि कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा। देखो जब भी ये विधेयक कोई, वैसे तो विधेयक आया है वो वित्त विधेयक के रूप में आया है, लेकिन जब वित्त विधेयक के पीछे, जब मानो ये लोकसभा में लाया गया था, लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा से जैसे ही पारित होकर ये कहाँ जा रहा था, राज्यसभा में, तो पहले तो उसमें विधेयक लिखा हुआ था, ठीक है, वित्त विधेयक लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके पीछे राष्ट्र जो हमारे अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका अपना हस्ताक्षर वाला एक कॉपी और लग जाती है, तब ये सामान्य वित्त विधेयक सामान्य जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक का रूप ले लेता है। जब तक अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की हस्ताक्षर वाली कॉपी इस वित्त विधेयक के साथ नहीं लगती है तब तक ये धन विधेयक नहीं बनता। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष जी। कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जी। ठीक है, जब तक उनका प्रमाण पत्र लग जाता है तब वो लोकसभा के अध्यक्ष जी इसे तब मतलब इसको क्या मान लिया जाता है, एक धन विधेयक मान लिया जाता है। अब धन विधेयक को क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता पुनर्विचार के लिए, क्यों पूर्व सहमति ले रखी है। ठीक है, तो ये धन विधेयक से संबंधित, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, धन विधेयक कहाँ पे किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। ऐसा हमेशा ये धन विधेयक कहाँ पे होगा, लोकसभा में पेश होगा, ऐसा अनुच्छेद 109 में लिखा है। ऐसा किसमें पढ़े थे, अनुच्छेद 109 में ये प्रक्रिया पढ़े थे कि धन विधेयक हमेशा किसमें लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। अब सामान्य वित्त विधेयक 117 वाले की बात करें तो ये सेम वही का प्रक्रिया अपनाता है जो एक सामान्य वित्त विधेयक, एक सामान्य विधेयक अपनाता है, सेम वही प्रक्रिया रहती है। ठीक है, अब देखो धन विधेयक पारित हो चुका है, क्या हो चुका है, धन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, धन विधेयक पारित हुआ, अब धन विधेयक तभी तो पारित हुआ है जब संचित पारित हुआ है, तो भाई पैसे की जरूरत होगी तभी तो पारित किया गया। अब मान के चलिए धन विधेयक पारित हो गया, धन विधेयक पारित हो गया और सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार को या किसी भी विभाग को पैसे की जरूरत है, सरकार को नहीं, किसी भी विभाग को पैसे की जरूरत है। ठीक है, अब पैसा निकलेगा कब,
संचित निधि से पैसा निकलेगा कब? पैसा निकालने के लिए आपको अनुच्छेद 114 वाला विनियोग विधेयक पारित कराना होगा। विनियोग विधेयक पारित कराना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 114 के अंतर्गत जो विनियोग विधेयक का वर्णन है, विनियोग विधेयक का वर्णन है, मानो धन विधेयक तो पारित हो चुका है, लेकिन आप संचित निधि से पैसा निकालने, सॉरी बाई चांस, सॉरी मैं ये जो बात बता रहा हूं वो ये है कि मानो बजट पारित हो चुका, मैं बजट शब्द की बात करूं, बजट पारित हो चुका है और उसमें धन विधेयक पारित नहीं हो पाया, अब संचित निधि से पैसा निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। संचित निधि से पैसा निकालने की आवश्यकता है। बजट पारित हो गया, बजट पारित होने के बाद पैसा निकालने के लिए धन विधेयक की आवश्यकता होती है, लेकिन धन विधेयक पारित हो नहीं पाया है अभी, ठीक है। तो अब उस संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा, संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा, सर अब किसी विभाग को पैसे की जरूरत है, इधर धन विधेयक पास नहीं हो पाया है, तो धन विधेयक जब तक पास नहीं होगा तब तक अनुच्छेद 114 के तहत, अनुच्छेद 114 ही हमें क्या करेगा, संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति देता है। मतलब इसका ये है कि विनियोग विधेयक है वो संचित निधि से उस समय पैसा निकालने की अनुमति देता है जब धन विधेयक पारित नहीं हो पाता है, ठीक है। उस समय इसके माध्यम, या मानो बजट भी पेश हो गया, धन विधेयक भी आ गया, तो ये अनुमति देता है संचित निधि से पैसा निकालने की, ठीक है। विनियोग विधेयक का मतलब आपको समझ में आया होगा। विनियोग विधेयक का मतलब है कि जब तक कोई विधेयक धन विधेयक पारित नहीं हुआ है, तब उस समय में अगर किसी विभाग को पैसे की जरूरत हो तो इस विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मिल जाती है। अब देखो, ठीक है, तो देखो ये हमारा विनियोग विधेयक हो गया, धन विधेयक, वित्त विधेयक ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे बात करेंगे इसके बाद बजट, यहीं पर इसी में जो संसद का बजट पेश कराने का कार्य है, ठीक है, बजट। तो देखो अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अब देखो, अगर हम बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है बजट से है, मतलब संसद में हमारा बजट भी तो पेश होता है, ठीक है, जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा, तो संसद की एक क्रिया ही तो है ये बजट पेश होना। तो देखो बजट की अगर हम बात करें तो इसके कुछ तथ्य हम जान लें। पहले नंबर तो बजट हमेशा कैसा विधेयक है, एक सरकारी विधेयक है। कैसा है? सरकारी विधेयक है, ठीक है, सरकारी विधेयक है। क्यों? मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, वो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर, इसको भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर इसे पेश किया जाता है। अब देखो बजट, वास्तव में बजट का हमारे संसद में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन बजट के स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो यहाँ पे हम देखो एक पॉइंट जान लें कि भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ था। प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा, ठीक है,
हम बजट नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, केवल जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं, ठीक है। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया, अंग्रेजों के समय, विल्सन द्वारा, ठीक है, जेम्स विल्सन द्वारा। फिर स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षडमुख शेट्टी द्वारा, या शेट्टी द्वारा, ठीक है। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, गणतंत्र भारत से मतलब है जब हमारा संविधान बना उसके बाद, जॉन मथाई, कौन थे? जॉन मथाई जी थे, जॉन मथाई जी थे, ठीक है। सबसे अधिक किसने पेश किया अब तक? सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार भारत का बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? मोरारजी देसाई जी, देसाई। कितनी बार? 10 बार पेश कर चुके हैं। एकमात्र पीएम जो प्रधानमंत्री थे लेकिन उन्होंने बजट पेश किया था, तो हमारे JLN जी थे। कौन थे? JLN जी। एकमात्र पीएम जिन्होंने बजट पेश किया है। 1958 के समय जो पीएम थे उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय था, JLN जी के पास। JLN जी के पास था, वो था हमारा वित्त मंत्रालय, तो एकमात्र पीएम जिन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है। और ये हमारा बजट, थोड़ा बजट का क्राइटेरिया था। अब हम इसी में देखेंगे कि जब बजट पेश हो जाता है तो बजट पेश होने के बाद जो 3 प्रकार के विपक्षी दलों द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, 3 प्रकार के विपक्षी दलों द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। अब इन कटौती प्रस्तावों में जैसे मान के चलिए, पहला कटौती प्रस्ताव रहता है नीति निरनुमोदित कटौती प्रस्ताव, दूसरा रहता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तीसरा रहता है मित व्ययता कटौती प्रस्ताव। देखो, कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? कटौती प्रस्ताव मतलब विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है, विपक्ष जैसे लोकसभा में अभी बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में हमारे कांग्रेस बैठे हुए हैं, बस बैठा दिया गया है तो नहीं, विपक्ष के सदस्य तो नहीं बन पाए, नेता नहीं बन पाए। तो उसमें क्या होता है कि विपक्षी दल, जब सत्ता दल है बजट पेश करवाता है तो भाई वो तो खर्च करने की बात करता ही है सत्ता दल, लेकिन विपक्ष ये कहता है ये कम से कम खर्चा कर, ठीक है। तो उसके लिए जिस दिन बजट पेश होता है उसके बाद विपक्षी दल द्वारा 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, उनको देखें। बजट के बाद 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव, देखो ये किसके द्वारा लाए जाते हैं? ये किसके द्वारा लाए जाते हैं? विपक्षी दल द्वारा। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नीतिगत भी बोलते हैं इसे, नीतिगत या नीति निरनुमोदित, नीतिगत कटौती प्रस्ताव।
कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। और चौथा होता है मितव्ययता, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। ठीक है, क्या होते हैं? मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्षी दल द्वारा, वैसे ये पेश कर पारित नहीं हो, मतलब पेश तो हो जाते हैं लेकिन ये सिद्ध कभी नहीं हो पाते, पारित हो ही नहीं पाते। ठीक है, रख तो दिए जाते हैं। इसमें विपक्षी दल कहता है कि जो टोटल बजट की राशि है उसको कम से कम 1 रुपया कम कर दिया जाए। कम से कम बजट की राशि 1 रुपया कम करने की बात की जाती है इस प्रस्ताव द्वारा। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, इसकी बात करें तो इसमें विपक्षी दल द्वारा कम से कम जो बजट की राशि है 100 रुपए तक क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। अब मितव्ययता कटौती प्रस्ताव है, इसमें विपक्षी दल द्वारा ये उम्मीद की जाती है इस प्रस्ताव को लाकर कि डॉट जो कम हो जाए, मतलब जो बजट की राशि है उसमें से जो कुछ भी कम हो जाए, डॉट, इसीलिए तो इसको कहते हैं डॉट, जो कम हो जाए। अब क्या कम हो जाए? राशि जितनी कम हो जाए उतनी बहुत है। ठीक है, तो ये देखो हमारे नीतिगत कटौती प्रस्ताव, बजट संबंधी कटौती प्रस्ताव और मितव्ययता कटौती कम से कम। अब देखो मैं अभी आपको इसमें थोड़ा और कुछ अगर छूटा होगा तो हम देख के अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ये संसद वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ चीज छूटी नहीं है। तो ये हमारा लगभग में कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम थोड़ा आपको यहाँ क्लियर करा दें विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 शब्दावलियां हैं उनको हम लिखा रहे हैं अभी। विनियोग विधेयक देखो, खास करके विनियोग विधेयक है क्या? विनियोग विधेयक ये आर्टिकल 114 में। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ बजट तो पास हो चुका है, बजट पारित हो गया है, बजट क्या है? पारित हो गया, लेकिन क्या हुआ है? धन विधेयक अभी पारित नहीं हुआ। तो अब कुछ विभागों को पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, पैसों की आवश्यकता है। अब उस समय में बजट पारित हो गया है, उस समय में विभागों को पैसा देने के लिए जो संचित निधि से खर्चा करने की अनुमति दी जाती है, संचित निधि से जो खर्चा दिया जाता है, मतलब सीधी सी बात, बजट पारित हो चुका है, धन विधेयक पारित नहीं हुआ, तो उस समय में एक विधेयक लाया जाता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। ये लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में लाया जाएगा। अब लोकसभा से पारित होने के बाद ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है अपने पास, 14 दिन तक रोक सकती है। अब रोकने के समय ये इसमें न तो इसमें बदलाव कर सकती है। ठीक है, अगर बदलाव कर भी देती है, कौन? राज्यसभा, इस विनियोग विधेयक में अगर वो बदलाव कर भी देती है तो लोकसभा के पास जब जाएगा तो वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं, या कोई बदलाव करने का सिफारिश करती है और सिफारिश करती है तब भी लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं। मतलब राज्यसभा इसमें बदलाव पहले नंबर तो कर नहीं सकती,
और कर भी देती है तो इस बदलाव को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, बदलाव की सिफारिश करती है कौन? राज्यसभा सिफारिश करती है, ठीक है, सिफारिश करती है। तो इस सिफारिश को और बदलाव को भी मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, हाँ बस पहुंचा दिया जाता है। तो विनियोग विधेयक का जो सीधा सीधा तात्पर्य है, संचित निधि से पैसा खर्च करने की अनुमति देता है विनियोग विधेयक ही। अब यहाँ कुछ छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, उनको समझ लो। पहला है लेखा अनुदान, ठीक है, लेखानुदान। लेखा अनुदान क्या होता है? ये आर्टिकल 116 में वर्णित है लेखा अनुदान। देखो, विनियोग विधेयक का काम क्या था? संचित निधि से पैसे की अनुमति। अब मान के चलो धन विधेयक भी, मतलब बजट भी पास हो गया, इधर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब विनियोग विधेयक का कार्य है संचित निधि से खर्चा देना। अब संचित निधि क्या है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। कोई ये कमरा में भरा पैसा नहीं है संचित निधि, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं भारत सरकार को, विदेश से जो प्राप्त टैक्स हो रहे हैं, वही है हमारा, ठीक है, वही है हमारी संचित निधि। तो देखो, अभी विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन तब भी सरकार को पैसे की, मतलब किसी विभाग को पैसे की आवश्यकता पड़ गई। अब और न तो विनियोग विधेयक पारित हुआ, अभी विनियोग विधेयक भी पारित नहीं हुआ है, तब सरकार को पैसा दिया जाएगा, वो कहां से दिया जाएगा, ठीक है। अब विनियोगी विधेयक नहीं पारित हुआ और सब विभाग को, किसी को सब पैसे की आवश्यकता है, तब अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा में इसे पारित कराकर उस विभाग की जरूरत को पूरा कर दिया जाता है, उस विभाग की जरूरत पूरी। मतलब अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो विनियोग विधेयक क्या है, वो सॉरी लेखानुदान क्या है? लेखानुदान है जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, उससे पहले किसी विभाग को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तब लेखानुदान के माध्यम से हम उस विभाग के लिए क्या करते हैं? पैसे की आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, एक और है इसमें, वो क्या है उसको और देख लो, अनुपूरक अनुदान, ठीक है, अनुपूरक अनुदान। वो क्या है अगला? अनुपूरक अनुदान। ये अनुच्छेद 115 में, किसमें? अनुच्छेद 115 में। अनुपूरक अनुदान किसमें है? अनुच्छेद 115। देखो ये क्या होता है, बस इसी को समझ लो, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। अनुपूरक अनुदान, मानो कोई विभाग है, ठीक है, उस विभाग के पास अपने विषय हैं, ठीक है, और उसका कोई विषय है, विभाग है, उसका कोई विषय है, ठीक है। ये कहा गया है कि मानो उस विभाग का एक विषय है ऊर्जा निर्माण, ठीक है, ऊर्जा निर्माण ये विषय है, ठीक है, ऊर्जा निर्माण ये विषय। ये कहा गया है कि इस साल 2023 में 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाएगी, जिसके लिए 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, ठीक है, 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है। लेकिन ये एक वर्ष के लिए 1000 मेगावाट ऊर्जा बनाना है, ठीक, और रुपया कितना खर्च है? 1 लाख करोड़। अब देखो उस वर्ष में 2023 में 800 मेगावाट ही ऊर्जा बन पाई, 800 मेगावाट ही ऊर्जा बन पाई। उससे पहले ये 1 लाख करोड़ रुपया हो गया, खर्च हो गया, ठीक है, उससे पहले 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया। अभी भैया 200 मेगावाट और बनानी है ना, मतलब साल खत्म होने से पहले और कार्य खत्म होने से पहले रुपया खत्म हो गया। तो अब जो बचा शेष काम है, उस काम को पूरा करने के लिए जो रुपया आएगा वो अब किससे आएगा?
वो आएगा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से। किससे आएगा? अनुपूरक अनुदान के माध्यम से। तो देखिए ये हमारे कुछ विधेयक थे जिनको हमने देखा। अब आप को अगर ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो इसे शेयर करना। भाई है देखो, मैं पीपीटी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत जाती होगी आप लोगों को नोट्स बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे अगर को तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटर अच्छा समझ में आएगा। और अगर हम यहाँ पे एक बात और कहें, जैसे कोई मिस्टेक भी हो रही है, वैसे उम्मीद करता हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है, अगर कोई मिस्टेक हुई भी है तो उसे हम इस वीडियो को देखने के बाद अगले वीडियो में सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं, ठीक है।